ये है क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट, पावर शेयरिंग। देखो, पावर शेयरिंग के दो एग्जाम्पल इस चैप्टर में दिए गए हैं। एक तो श्रीलंका का, जहाँ पर पावर शेयरिंग नहीं की गई तो सिविल वॉर हो गया, मतलब खुद के अंदर, देश के अंदर लोगों की लड़ाई हो गई, जो सिन्हाला स्पीकिंग थे और तमिल स्पीकिंग थे उनकी। दूसरा एग्जाम्पल था बेल्जियम का। बेल्जियम अच्छा एग्जाम्पल है पावर शेयरिंग का। तो ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, और वो स्टेटमेंट समझ लोगे तो याद रहेंगे। जैसे बेल्जियम यूरोपियन कंट्री है, स्मॉल कंट्री यूरोप में। ये बॉर्डर शेयर करती फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ। एक आइडिया के लिए ये रख लो दिमाग में, किसके साथ बॉर्डर शेयर करती है? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। इंपॉर्टेंट ये है कि इतनी कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम में कैसे लोग रहते हैं? जो कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है उसका 59% तो लिव इन द फ्लेमिश रीजन, और वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। ये लैंग्वेज याद रखना है। 59% बोलते हैं डच, 40% बोलते हैं फ्रेंच, और 1% बोलते हैं जर्मन। डच, फ्रेंच, जर्मन। और ये कहाँ की बात हो रही है? बेल्जियम की। तो 59% जो पॉपुलेशन है वो डच लैंग्वेज बोलती है, और 40% फ्रेंच बोलती है, और 1% बोलते हैं जर्मन। ये इतनी कंपोजिशन है बेल्जियम का। अब बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसल्स। ब्रुसल्स में केस उल्टा है। यहाँ 80% फ्रेंच बोलते हैं, और टोटल पॉपुलेशन का 40% फ्रेंच बोलते हैं कंट्री में। बट जो राजधानी है, कैपिटल है, उसमें 80% लोग इस फ्रेंच बोलते हैं, और 20% डच हैं। मतलब जो कंट्री के पूरा जो मेजोरिटी है वो कैपिटल में आके माइनॉरिटी हो गई। यहाँ डच स्पीकिंग 20% है, और ओवरऑल कंट्री में 59% डच स्पीकिंग है। तो वो तरह के कॉम्बिनेशन बन गए। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो फ्रेंच स्पीकिंग थे वो कम थे वो कंट्री में, बट वो पावरफुल ज़्यादा थे। दिस was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later। तो डच स्पीकिंग थे वो इकोनॉमिक कंडीशन में कहीं ना कहीं पीछे थे, क्योंकि उन्हें उस चीज़ के फ़ायदे लेट में मिले थे। फ्रेंच स्पीकिंग थोड़े पैसे वाले थे। डच स्पीकिंग जो लोग थे उन्हें इकोनॉमिक जो बेनिफिट है वो लेट मिले थे, तो वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे पैसे के मामले में। इससे हुआ क्या? दिस लेड टू टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग द 1950s एंड 60s। इस वजह से 50s और 60s में देखो, अगर एक के पास पैसा ज़्यादा है और दूसरे के पास कम है, तो एक ही कंट्री में रहने वाले लोग हैं ये, तो दिक्कत होगी। तो 50-60s में दिक्कत हुई। ब्रूसल्स प्रेजेंटेड ए सोशल प्रॉब्लम, मतलब यहाँ दिक्कत होना शुरू हो गई। डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड ए मेजोरिटी इन द कंट्री। डच स्पीकिंग कंट्री में 59% है, तो मेजोरिटी हो गई। बट कैपिटल जो है उनकी, उसमें वो 20% ही है, तो वो कैपिटल में माइनॉरिटी हो गई, तो दिक्कत है। द बेल्जियन लीडर रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। अब जो बेल्जियन लीडर थे उन्होंने बड़ा बड़ा अच्छा काम किया कि आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, इसके लिए पावर शेयरिंग की। बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। अमेंड करने का मतलब है उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड करना। 4 टाइम्स, 4 बार, सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट कुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया किसके लिए? कि कंट्री में लोग अच्छे से रह सकें। इसके लिए क्योंकि बेल्जियम के लोगों को ये समझ में आ गया कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का केस है और ये दिक्कत करेगा, इसे सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए। तो कैसे चेंज किए? जो कि बेल्जियन मॉडल है पावर शेयरिंग का, वो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग हैं इक्वल होंगे मिनिस्टर्स, मतलब इतने ही डच स्पीकिंग मिनिस्टर रखेंगे, उतने ही फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर रखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो वो दोनों की बात करेंगे फिर। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा ऑप्शन ये था कि स्टेट गवर्नमेंट को सबॉर्डिनेट मत मानो, ये इक्वल ही है सेंट्रल गवर्नमेंट के, मतलब लोअर लेवल पर नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट सबॉर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के, मतलब दोनों का अपना अपना एरिया है, वहाँ पर वो डिसीजन लेंगे, ये सबॉर्डिनेट के फॉर्म में काम नहीं करेंगे। ब्रुसल्स हैज सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। देखो, सेंट्रल लेवल पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया दोनों को,
और जो कैपिटल थी वहाँ पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया डच और फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन को। फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, सेंट्रल या पूरी कंट्री में डच स्पीकिंग ज़्यादा थे, बट कैपिटल में वो माइनॉरिटी में थे, मतलब कम थे, 20% ही थे। तो और ऐसा ही उल्टा फ्रेंच के साथ था कि एक जगह ज़्यादा है, दूसरी जगह कम है, तो दोनों ने इस ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि दोनों जगह ही इक्वल गवर्नमेंट बनी, मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल लेवल पे मिला और जो ब्रुसल्स की गवर्नमेंट बनी उस पर भी मिला। दोनों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि एक मेजोरिटी में एक जगह है तो दूसरी जगह माइनॉरिटी में है। ऐसा ही दूसरे के साथ है, दूसरा माइनॉरिटी में वहाँ है तो मेजोरिटी में यहाँ है, मतलब अगर तुम हमें दबाओगे तो हम तुम्हें यहाँ ठीक कर देंगे। तो इसलिए उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दोनों जगह दोनों को दिया और दोनों ने ये एक्सेप्ट कर लिया। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, और इन्होंने एक तीसरे टाइप की गवर्नमेंट बनाई जिसे कहा गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। और ये इनके जो लोग थे वो इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, जैसे डच या फ्रेंच या जर्मन स्पीकिंग है, वो कहीं भी रह रहे हैं, वो उनके फैसले वो खुद ही लेंगे। मतलब डच स्पीकिंग के कोई फैसले लेने हैं तो वो ही लेंगे। अरे किस बारे में फैसले लेंगे ये? अबाउट द कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू के बारे में अगर कोई डिसीजन लेना है तो डच स्पीकिंग की जो पॉपुलेशन है उनके लिए जो डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स है वही फैसले लेंगे। किसके बारे में? कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज जो रिलेटेड इशू हैं उन पर अगर कोई डिसीजन लेना है तो उस लैंग्वेज का जो भी है वो ही मिनिस्टर फैसले लेगा। तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट भी इन्होंने बनाई। तो इन्होंने पावर्स शेयर ऐसे किए कि अंदर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, जो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है पावर शेयरिंग करने का। श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया तो वहाँ पर सिविल वॉर हुआ।